In pediatrics, let's discuss the clinical case of sickle cell anemia. सो इसमें फर्स्ट फीवर कॉज मतलब फीवर का एक सिम्टम आ सकता है, तो उसके कॉजेज़ के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एक टीबी कॉज हो सकता है उसका, लेकिन उसको रूल आउट कैसे कर सकते हैं हम? उसमें 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि टीबी में हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट होती है विद ओपन टीबी पेशेंट और ओपन टीबी केस। दूसरा फीवर एंड और स्लैश और कफ होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वीक्स। तो या तो फीवर रहेगा या तो कफ रहेगा या तो दोनों रहेगा, बट ये 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा होना चाहिए एंड डेली होना चाहिए। ये बीच में रिलीव नहीं होना चाहिए एंड कफ भी जो है अनरेमिटिंग होना चाहिए, मतलब इम्प्रूव नहीं होना चाहिए बीच में, और ना ही कोई डायरेक्शनल वेरिएशन होना चाहिए। तो अनरेमिटिंग कफ इसलिए इसमें बोला जाता है क्योंकि ये एक्सक्लूड कर देता है अस्थमा की कंडीशन में। अस्थमा की कंडीशन को एक्सक्लूड कर देता है क्योंकि उसमें एपिसोडिक कफ होता है, ना कि अनरेमिटिंग होता है। एंड जो थर्ड क्राइटेरिया है टीबी का, वो है रिसेंट वेट लॉस, तो वेट लॉस भी उसमें होता है। देन और जो कॉजेस हैं फीवर के, वो अगर 1 वीक की हिस्ट्री है किसी की फीवर की, तो उसके कॉजेस हो सकते हैं एंटेरिक फीवर, मलेरिया, डेंगू और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो रेनी सीजन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर होता है वो होता है लेप्टोस्पायरोसिस एंड स्क्रब टाइफस। देन और क्या कॉज हो सकते हैं फीवर के? टाइफाइड हो सकता है, तो 8th कॉज टाइफाइड हो गया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एब्डोमिनल सिम्टम। तो अगर एब्डोमिनल सिम्टम नहीं मिल रहा है तो फिर टाइफाइड को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एडल्ट में डायरिया मिलता है मोस्ट कॉमनली, चिल्ड्रन में कॉन्स्टिपेशन मिलता है, एंड उसके अलावा एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। तो ये 4 सिम्टम्स मिलने चाहिए टाइफाइड में। एंड स्टेप लेडर पैटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रोज स्पॉट्स भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देन 9th कॉज है फीवर का मलेरिया। तो इसमें इंटरमिटेंट हो सकता है फीवर, मतलब इंटरमिटेंट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है मलेरिया में। फीवर होना तो 2 to 4 आवर्स ये रहेगा, फिर रेमिशन होगा उसका, देन अगेन वो आ जाता है। एंड बिटवीन द एपिसोड्स ऑफ फीवर चाइल्ड पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। एंड इसमें ज़रूरी नहीं है कि चिल्स एंड रिगर्स हो, बट इंटरमिटेंट होना ज़रूरी है। एंड नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ फीवर अराउंड विथ इट हमें लेना ज़रूरी होता है। सॉरी, ये नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ फीवर एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे वो प्रेजेंट हिस्ट्री में इंक्लूड करना होता है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। देन अदर कॉजेस ऑफ चिल्स एंड रिगर्स क्या होते हैं? तो चिल्स एंड रिगर्स अगर प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मलेरिया ही हो। तो दूसरे कॉजेस में हो सकता है फर्स्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकंड वायरल फीवर में भी हो सकता है चिल्स एंड रिगर्स, एंड थर्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी हो सकता है। देन मलेरिया के और दूसरे सिम्टम्स क्या हैं? एक तो हेडेक है, तो इंटरमिटेंट फीवर होने के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो हेडेक है, एंड उसके बाद तीसरा सिम्टम है परफ्यूज पर्सपिरेशन व्हेन फीवर सबसाइड्स। तो बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है चाइल्ड को जब फीवर सबसाइड हो जाएगा, तर जाएगा तब। एंड थर्ड इसका समटाइम्स ये एसोसिएटेड रहता है जॉन्डिस से, तो जॉन्डिस से हो भी सकता है एसोसिएटेड। देन फीवर विथ ब्राउन कलर्ड यूरिन आता है इसमें, तो ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर है। ब्राउन कलर्ड यूरिन के साथ अगर आ रहा है दैट इज़ हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, या इसीलिए इसको ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं। देन फिफ्थ सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है अगर कन्वर्जेंस के साथ फीवर आ रहा है तो ये तो हुआ मलेरिया का। देन और क्या कॉज हो सकता है फीवर का? डेंगू कॉज हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट सिवियर माइल्जिया होता है, बॉडी पेन होता है। देन सेकेंड सिवियर बोन पेन भी होता है। देन थर्ड जॉइंट पेन होता है, दैट इज आर्थ्रैल्जिया आता है, दैट इज द मोर कॉमन देन आर्थराइटिस। देन फोर्थ रेट्रो और बाइटल पेन होता है, आँख के पीछे पेन होगा उसको। देन ब्लीडिंग होगी लिप्स से, गम्स से, तो ये ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलती है, बट वाइल ब्रशिंग वो ब्लड आता है। या फिर रेड डॉट्स दिखते हैं स्किन पे, तो स्किन में ब्लीडिंग हुई हो तो।
देन सिक्स्थ, यूजुअली सबसाइड हो जाता है ये 4 to 5 days में डेंगू का जो फीवर होता है। देन फीवर है और साथ में जॉइंट पेन है अगर किसी चाइल्ड को, तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट तो डेंगू हो सकता है, सेकंड रूमेटिक फीवर होता है जिसमें लार्जर जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। देन थर्ड सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, तो उसमें मोनो आर्टिकुलर होता है वो, दैट इज़ सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व रहता है। देन फोर्थ सिकल क्राइसिस हो सकता है, तो वो बहुत ही कॉमन कॉज होता है। देन फिफ्थ है JIA, दैट इज़ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, तो ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है फीवर विथ जॉइंट पेन का। देन कॉज ऑफ फीवर सिकल पेशेंट में क्या होता है, तो एक तो इन्फेक्शन होता है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के कारण, तो मोस्ट कॉमनली ये न्यूमोकोकाई की वजह से होता है। उसके अलावा जो दूसरे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो सकता है उसमें इंक्लूड होता है सैल्मोनेला टाइफी, मेनिंजोकोकाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं एंड इसमें स्प्लेनेक्टोमी होती है इसलिए। द सेकेंड सेप्सिस, तो सेप्सिस फीवर विदाउट फोकस होता है, मतलब सोर्स इसमें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। देन थर्ड स्प्लेनिक एप्सिस या हेपेटिक एप्सिस के कारण फीवर हो सकता है, इसमें हिडन फोकस होता है। देन सिकल सेल के फेवरेबल डायग्नोसिस के लिए 4 क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिकरेंट फीवर आ रहा हो, उसको बार बार फीवर आ रहा हो। देन सेकेंड रिकरेंट जॉइंट पेन हो, बार बार जॉइंट पेन भी हो रहा हो, पहले भी उसको ऐसा हुआ हो। देन रिकरेंट जॉन्डिस हो, तो जॉन्डिस पहले भी इसको रहा हो, एंड रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री हो, तो ये सारे फेवरेबल डायग्नोसिस बनाता है। देन अगर कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है सिम्टम्स की, तो क्राइसिस एपिसोड्स जो है ना फीटल हीमोग्लोबिन पे भी डिपेंड करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट हिस्ट्री हो ही हमेशा, तो इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट भी वेरी करती है बहुत ज़्यादा। इसको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट को, एक तो फीटल हीमोग्लोबिन अफेक्ट करता है, सेकेंड क्राइसिस की फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है, कितने बार क्राइसिस आया है। देन थर्ड कॉन्कोमिटेंट अदर हीमोग्लोबिनोपैथी भी इफेक्ट करती है जो कि रिटार्ड कर देती है क्राइसिस को। तो कॉन्कोमिटेंट हीमोग्लोबिनोपैथीज कौन सी हो सकती है, एक अल्फ़ा ट्रेट की हो सकती है, बीटा ट्रेट की हो सकती है, तो ये सारी हीमोग्लोबिनोपैथीज होती है क्योंकि अल्फ़ा भी पार्टिसिपेट करता है उसके जो सिकल जेल के फॉर्मेशन में, इसलिए वो रिटार्ड कर देता है अगर वो फैक्टर एब्सेंट रहता है तो। देन अगर सिकल ट्रेट बसा है यानी हेट्रोजाइगस स्टेट में है पेशेंट, तो फिर कोई भी सिम्टम नहीं आता है उसमें, पूरी तरीके से वो एसिम्टोमेटिक होता है, कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ एक कैरियर होता है, उसका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। देन ब्रीथलेसनेस प्लस एक्सर्शन जो है ना वो सिम्टम होता है अनीमिया का, तो क्रोनिक अनीमिया की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं अगर लॉन्ग टाइम में अनीमिया रहता है तो, मतलब ये सिकल सेल अनीमिया के लिए डायग्नोस्टिक नहीं है, सिर्फ अनीमिया का डायग्नोस्टिक है। देन सिम्टम्स कभी भी आ सकते हैं चाइल्ड को, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही आए, हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फर्स्ट टाइम वो सिम्टम्स आए। एंड हीमोलिटिक अनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, फर्स्ट जॉन्डिस आता है, जॉन्डिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अनीमिया विथ जॉन्डिस मतलब हीमोलिटिक अनीमिया है। देन सेकेंड स्प्लेनोमेगली आता है, एंड थर्ड हीमोलिटिक फीसीज हो जाते हैं, यानी कि एक तो डेंटल माइलिक्यूलेशन हो जाता है, दूसरा फ्रंटल बॉसिंग हो जाते हैं, तीसरा आई डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं और ये क्रोनिक में डेवलप होता है, दैट इज़ अगर ग्रेटर दैन फ्यू ईयर्स उसको क्राइसिस बना रहता है तो उस टाइम पे डेवलप होगा वो। इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या मिलता है, रेटिकुलोसाइटोसिस मिलता है, नॉर्मली ये 1 to 2% होता है रेटिकुलोसाइट का काउंट, एंड इसमें 5 to 6% हो जाता है। देन लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या मिलता है, एक तो टोटल बिलीरुबिन इंक्रीज्ड मिलता है, दूसरा जो डायरेक्ट यानी कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो नॉर्मल मिलता है,
एंड इनडायरेक्ट यानी जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो बढ़ा हुआ मिलता है। दैन सेकेंड, लिवर एंजाइम्स जो है SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेट, ये सारे नॉर्मल होते हैं क्योंकि लिवर भी नॉर्मल है। एंड डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे किया जाता है? HPLC से किया जाता है, दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी, या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाता है। एंड स्क्रीनिंग की जाती है सिकल सेल एनीमिया के लिए सिकल सॉल्युबिलिटी टेस्ट से। देन HBLC में HbS जो है बहुत हाई मिलता है, एंड SFA पैटर्न मिलता है इसमें सिकल सेल एनीमिया में, यानी कि HbS सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, HbF उससे कम रहेगा, फीटल वाला उससे कम रहेगा, एंड एडल्ट वाला बहुत कम रहेगा, जबकि HbA2 वाला जो है वो नॉर्मल रहेगा। देन हेट्रोजाइगस स्टेट में क्या होता है कि HbA सबसे ज़्यादा रहता है, AS पैटर्न मिलता है इसमें, एडल्ट हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, एंड सिकल सेल वाला जो हीमोग्लोबिन है वो लेस देन एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। देन इसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन एंड HbA2 आता है। फीटल हीमोग्लोबिन स्लाइटली हाई रहता है एंड HbA2 एकदम नॉर्मल रहता है। तो ये था सिकल सेल एनीमिया का केस डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।